मॉर्निंग बच्चों, कल मैंने 4 क्वेश्चन आपको बोला था बच्चों AS2 का। AS2 स्टैंड पर बच्चों, AS2 क्या था बच्चों? इन्वेंट्री के लिए। इन्वेंट्री मतलब बच्चों स्टॉक। बच्चों इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक होता है बच्चों, ठीक है। तो कल मैंने 4 बेसिक क्वेश्चन किया था बच्चों, और आज 4-5 क्वेश्चन करेंगे बस बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला दिया बच्चों, व्हाट इज द मीन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। व्हाट इज द मीन्ड बाय द वैल्यूएशन स्टॉक बच्चों? स्टॉक का वैल्यूएशन का क्या मतलब है बच्चों? बच्चों स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ असेट्स बच्चों। अगर आप स्टॉक का प्रॉपर वैल्यू नहीं करोगे बच्चों, बराबर वैल्यू नहीं होगा, तो आपका बैलेंस शीट बराबर दिखेगा क्या बच्चों? नो। हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। आप पढ़े हो फाइनल का बच्चों, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है। इसलिए स्टॉक का वैल्यू करना बहुत जरूरी है बच्चों, ओके। So valuation stock means the finding out the proper value at which the closing stock is to be brought into the books and shown in the final balance से आए बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक का बच्चों हम जब स्टॉक का प्रॉपर वैल्यू करेंगे बच्चों, तभी हम लोग फाइनल बैलेंस को शो कर सकते हैं। फाइनल बैलेंस तो बच्चों क्रेडिट काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। फाइनल काउंट में अगर आपको करेक्ट वैल्यू अगर पुट करना है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसका प्रॉपर वैल्यूएशन होना जरूरी है बच्चों। दिन क्या बच्चों, वाई इज द प्रॉपर वैल्यूएशन स्टॉक इज इम्पोर्टेंट। क्यों हम लोग को प्रॉपर वैल्यूएशन स्टॉक चाहिए? स्टॉक का है, अगर हम लोग प्रॉपर वैल्यू नहीं करेंगे तो कभी कभी सोच सकते हैं स्टॉक का वैल्यू ज्यादा रहेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूड बच्चों। सम का बच्चों स्टॉक का वैल्यू अगर नीचे हो गया है तो इट इज कॉल्ड अंडर वैल्यूड बच्चों। और हमेशा रखने बच्चों, कभी भी स्टॉक का वैल्यू ना तो ज्यादा कर सकते हो ना तो कम कर सकते हो, जितना है उतना नहीं कर सकते बच्चों। इट शुड नॉट बी नाइदर बी ओवर वैल्यू नॉर अंडर वैल्यू बच्चों। ओवर वैल्यू मतलब बच्चों स्टॉक का प्राइस बच्चों, स्टॉक 40,000 है बच्चों, लेकिन मैं इसको 60,000 का दे रहा हूँ बच्चों। 40 की जगह 60 क्या बच्चों? क्या है ये? ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू 40 था बच्चों, मैं अगर 35,000 कर देता बच्चों तो क्या गया बच्चों? अंडर वैल्यू। एक्चुअल से जब लेस रिकॉर्ड करते हो तो इट इज कॉल्ड अंडर वैल्यू। एक्चुअल से ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग ओवर वैल्यू। जो एक्चुअल करेक्ट अमाउंट था बच्चों, ये एक्चुअल करेक्ट अमाउंट है, उससे अगर मैं ज्यादा लिखता हूँ बच्चों ओवर वैल्यू, उससे कम लिखता हूँ तो अंडर वैल्यू, क्या बच्चों? सो स्टॉक मस्ट बी प्रॉपरली वैल्यूड, नाइदर ओवर वैल्यू नॉर अंडर वैल्यू। ओवर वैल्यू मतलब एक्चुअल से ज्यादा रिकॉर्ड करना है, अंडर वैल्यू मतलब एक्चुअल से लेस रिकॉर्ड करना है। So overvaluation stock lead to the higher profit and larger the current stock। अगर बच्चों में वैल्यू ज्यादा करता हूँ, 40 था बच्चों 60 लिख देता हूँ बच्चों, तो स्टॉक ज्यादा है बच्चों, तो प्रॉफिट मेरे को ज्यादा होगा बच्चों। और प्रॉफिट ज्यादा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा बच्चों। इंडिया में सब कौन है बच्चों? ना आप हो, ना मैं हूँ, ना कोई और है बच्चों। बोले भाई टैक्स लीजिए ना, टैक्स लीजिए ना। हमारे देश में तो लोग टैक्स छुपाने से सोचते बच्चों, तो हम अपना प्रॉफिट कम दिखाएंगे बच्चों। अगर बच्चों आप ज्यादा वैल्यू कर दोगे तो क्या बच्चों? वो ओवर वैल्यू हो जाएगा। ओवर वैल्यू में आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा बच्चों। प्रॉफिट ज्यादा दिखा तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो सर कम दिखाएगा अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू स्टॉक रिजल्ट टू लोअर प्रॉफिट एंड स्मॉलर करेंसी। और बच्चों का प्रॉफिट में अंडर वैल्यू दिखाता बच्चों तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। अब प्रॉफिट कम होगा बच्चों तो शेयर होल्डर बोलेंगे भाई कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो भाई कंपनी में बेच देते हैं जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो दोनों प्रॉब्लम है बच्चों। इसलिए एसेट्स का स्टॉक का बच्चों ना तो आप ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते हो ना तो कम रिकॉर्ड कर सकते हो, जितना है उतना रिकॉर्ड करना, ओके बच्चों। ठीक है ना? व्हाट इज बेसिस रूल रिगार्डिंग द वैल्यूएशन स्टॉक बच्चों? स्टॉक को बच्चों कभी भी हम लोग कॉस्ट प्राइस भी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। स्टॉक बच्चों हमेशा कॉस्ट प्राइस का आता है। अगर बच्चों कॉस्ट प्राइस 40,000 है और मार्केट प्राइस 60,000 बच्चों, और मार्केट में 50,000, तो कॉस्ट लोअर है ना बच्चों, तो लोअर। 12th का फाइनल पॉइंट बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यू बच्चों कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो नॉर्मली कॉस्ट प्राइस लोअर है तो कॉस्ट पे लिखेंगे, लेकिन बाई चांस बच्चों करेंगे मार्केट प्राइस लोअर आ गया तो मार्केट प्राइस 38,000, मार्केट 38 है, कॉस्ट 40 हो चुका, कौन सा लोअर है? 38 लोअर है। तो कॉस्ट और मार्केट व्हिचएवर इज लोअर होता है बच्चों,
उस प्राइस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या बच्चों? चलो बच्चों, सो क्या बच्चों, व्हाट इज द बेसिक रूल रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक? व्हाट इज द बेसिक रूल रिगार्डिंग द वैल्यूएशन स्टॉक? AS2 specifically lays down that the rule that inventory should be valued at a lower of the cost and net realizable value। बच्चों नेट रियलाइजेबल मतलब बच्चों फाइनली आज हमको मार्केट में कितने पैसे में वो बिकेगा बच्चों। 10 रुपए का पेन खरीदा बच्चों, लेकिन मार्केट में कितने सोल्ड होने वाला बच्चों, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू बच्चों। ओके, तो NRV बोलते हैं बच्चों, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बच्चों फाइनली रियलाइजेबल मतलब कितने में एक्चुअली सोल्ड है, सोल्ड करने पे मुझे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। Thus the normally stock are valued at a cost, stock are valued at net realizable value। ज्यादातर केस में बच्चों स्टॉक जो था वो हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक पे ज्यादातर केस में बच्चों हम लोग कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अगर मान लो बाई चांस बच्चों आपका मार्केट प्राइस लोअर रहेगा बच्चों, तो फिर हम लोग मार्केट प्राइस पे करेंगे। ओके, नॉर्मली स्टॉक का वैल्यू एट डैश, कभी ऑब्जेक्टिव के साथ तो नॉर्मली स्टॉक का वैल्यू एट डैश, नॉर्मली स्टॉक का वैल्यू एट कॉस्ट, स्टॉक का वैल्यू एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ओनली इफ इट इज लोअर देन द कॉस्ट। जो मार्केट प्राइस है तो इसको बोलते हैं हम लोग NRV, नेट मार्केट क्या बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर बच्चों नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी कॉस्ट से लोअर रहेगा तो इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। 90% केस में जो स्टॉक कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। देखिए अगर बाई चांस मान लो आपका मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम आ रहा है बच्चों, तो हम लोग मार्केट प्राइस पे लिखेंगे। इसलिए रूल बनाता हूँ चौथा 12th फाइनल बार में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। समझता बच्चों क्या है? चलो मैं बच्चों के लिए चलूँ। दिन क्या बच्चों दिया हुआ है, पॉइंट नेक्स्ट, व्हाई आर द स्टॉक बेसिकली वैल्यूड एट कॉस्ट? क्यों बच्चों हम लोग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि बच्चों जब कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने में मतलब क्या बच्चों, अगर कॉस्ट बच्चों 100 रुपए का है, तो कॉस्ट मतलब बच्चों 100 में आपने खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट 20 रुपए रखा बच्चों, यानी तो सामान कितने का हो गया बच्चों, मार्केट प्राइस 120 हो गया बच्चों, है ना। MRP 100 रुपए का खरीदा बच्चों, आप 20 रुपए अपना सोचा कि मैं प्रॉफिट रखूंगा इसमें 120 रुपए। अब बच्चे वो सामान अगर मैं 120 पे बेचूंगा तब मेरे को 20 का प्रॉफिट होगा ना। इस पेन पे बच्चों मैं स्टिकर खाली चिपका दिया 120 का, तो क्या 120 हो गया क्या? अब कोई कस्टमर आके बोलता भाई नहीं मैं 120 नहीं दूंगा, 112 रुपए दूंगा, ठीक है, तो 112 रुपए में मिला, 100 का सामान था 112 ले जाओ, 12 का प्रॉफिट हुआ। जब तक आप कितने में सोल्ड नहीं करते हो तब तक आपको रियल प्रॉफिट नहीं मालूम पड़ जाना। ओके, तो आप भले अगर 100 रुपए का सामान आप 500 रुपए कर दो बच्चों, आपके हाथ में कितना मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट बच्चों। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बच्चों रियली अरे मार्केट में सोल्ड करने में कितना पैसे रियलाइज होता है। तो जब तक आपका असेट सोल्ड नहीं होता बच्चों तब तक आप उस पर प्रॉफिट अपना अज्यूम नहीं कर सकते हो। ओके, स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट फॉलोइंग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद द रेवेन्यू। मैचिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब बच्चों कभी भी एक बच्चों होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट बच्चों। इसके अंदर और एक बच्चों अगर आपको बच्चों कोई बोले कि प्रॉफिट होने का चांसेस 99.999% भी बोलेगा बच्चों तो भी रिकॉर्ड नहीं करने बच्चों जब तक कि प्रॉफिट नहीं हो जाता। लेकिन लॉस होने के चांसेस बच्चों अगर 0.111% भी रहेगा बच्चों तो रिकॉर्ड करने का, इसको तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। लॉस होने की अगर 1% चांस भी बच्चों तो रिकॉर्ड करो, लेकिन प्रॉफिट होने के 99% चांसेस तो भी रिकॉर्ड नहीं करने आप। प्रॉफिट जब रियलाइज हो जाए पूरा मिल जाए आपके हाथ में तो रिकॉर्ड करो। लॉस नुकसान होने के थोड़ा भी चांस है बच्चों तो रिकॉर्ड करो, ये फर्क है बच्चों। प्रॉफिट कब रिकॉर्ड करने बच्चों जब आपके हाथ में आ जाए तो। लॉस ऐसा लग रहा आपको फील हो रहा है कि मेरे को लॉस होने के चांसेस लग रहे हैं तो आप रिकॉर्ड करो। लॉस महसूस होने पे भी रिकॉर्ड होता है बच्चों, प्रॉफिट महसूस होने पे नहीं डायरेक्टली मिलने पे रिकॉर्ड होता है। ओके,
तो क्या था बच्चों, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द कॉस्ट गुड्स सोल्ड इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रॉफिट बच्चों। सबको बच्चों जो है बच्चों ये सेल बच्चों 200 रुपये लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा बच्चों उसका खर्चा कितना था 160 रुपये, 40 का प्रॉफिट है बच्चों। 200 रुपये का सेल किया आपने, एक्चुअली सामान था कि देगा बच्चों 160 का प्रॉफिट, ठीक है। तो रिमेंबर बच्चों हमको एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना बच्चों मालूम पड़ता है, कितने में आपने सोल्ड किया और कितना उसका रियल कॉस्ट था बच्चों उसका, ओके। उसके बीच का डिफरेंस को बोल लो प्रॉफिट बच्चों, ओके। सो दिस रिक्वायर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों कितना कॉस्ट था वो कैसे निकालते, कॉस्ट निकालने हमेशा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड at cost so that the cost of unsold goods is carried forward to deductive from the income in the sale of the future। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्या करते थे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, अब बाद में क्या करते थे बैलेंस शीट असेट साइड। ये बैलेंस शीट असेट साइड कोई भी आइटम लिखते ना बच्चों, वही इसका मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करना बच्चों नेक्स्ट ईयर के। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बच्चों इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। करंट है 2019-20 का बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, 2020 का क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, 2021 के लिए क्या होगा ओपनिंग स्टॉक। 2020 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2019 में क्या था बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक का बच्चों हम लोग हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, ओके। तो हम लोग को एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस के बारे में आइडिया होता है बच्चों, ओके। सर जो 2-3 क्वेश्चन और है, Which cost should be included in the cost of inventory? जब आप इन्वेंट्री का कॉस्ट निकाल रहे हो कौन कौन से खर्चे इसमें जोड़ोगे आप, Which cost should be included in the cost of inventory? इन्वेंट्री यानी स्टॉक का जो कॉस्ट लिख रहे हो बच्चों उसमें कौन कौन से आइटम को जोड़ना है। अकॉर्डिंग टू AS2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ परचेज पे कितने खरीदा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बच्चों। कभी लोग क्या था कुछ चीज हम रेडीमेड खरीदते हैं बच्चों, कभी कभी अपने डिजाइन के हिसाब से बनवाते बच्चों, कन्वर्जन। कुछ चीजें रेडीमेड आप खरीदते बच्चों और कुछ चीज हम बनवाते हैं, यानी कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। एंड अदर कॉस्ट इनकम ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन बच्चों। और प्लस बच्चों का कोई सामान अपने दुकान में खरीदा बच्चों, मान लो बच्चों मैंने गोरेगांव जाके LG कंपनी का शोरूम से टीवी खरीदा बच्चों, अब गोरेगांव से पाइपलाइन में आने के लिए बच्चों टैक्सी का यूज करूंगा मैं, बिना टैक्सी का 500 रुपये भाड़ा दिए बच्चों क्या वो टीवी में घर पे आता था, मैं यूज कर पाता था क्या बच्चों, उसको ट्रांसपोर्ट जो चार्जेज है उसको दो। तो दैट इज अदर कॉस्ट इनकम ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। वो स्टॉक को बच्चों अपने प्रेजेंट लोकेशन अपने गोदाम तक लाने के लिए जो भी अपने खर्चा किया जाएगा वो सब इसमें ऐड होगा। तो क्या क्या ऐड होगा बच्चों, परचेज प्राइस, मटेरियल को कन्वर्ट करने का कन्वर्जन चार्ज, अपने मटेरियल को बच्चों जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से अपने परचेज डिपार्टमेंट तक लाने के लिए, फैक्ट्री गोदाम तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो सब ऐड होगा। ओके बच्चों, देखा बच्चों क्या, विच कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बच्चों। आगे क्या दिया बच्चों, जब which other costs should not be included in the cost bringing the inventory into the present condition। कौन से ऐसे खर्चे होते जो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू AS2 एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब बच्चों ऐसे कोई खर्चे बच्चों जो रेयर हो गया बच्चों, अचानक हो गया, तो मान लो बच्चों गाड़ी से सामान आ रहा था अचानक एक्सीडेंट हो गया बच्चों, एक्सीडेंट क्या नॉर्मल है बच्चों, नो एबनॉर्मल है बच्चों। अब बच्चों फिर से उसको रिपेयर करने के लिए उसको फिर से टूट गया है तो उसको फिर से बनाने के लिए बच्चों जो खर्चा हो रहा होगा दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। द कॉस्ट ड्यू टू द एबनॉर्मल वेस्टेज द मटेरियल। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट मतलब बच्चों गोदाम में रखने का जो खर्चा है। द कॉस्ट इनका आफ्टर द गुड्स आर ब्रॉट इनटू देयर प्रेजेंट लोकेशन, गोदाम का खर्चा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी देखभाल करने के लिए बच्चों, ओके, आपने कोई गोदाम कीपर को रखा है, गोदाम कीपर
गोदाम की रखवाली करने के लिए जो एम्प्लॉय होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो बच्चों एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी, बैड डेट, उसको होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऐसे खर्चा जो आपका सेल्स से रिलेटेड है बच्चों, ये सब बच्चों कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है बच्चों। देन क्या बच्चों, इंटरेस्ट ऑन द लोन आर नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इनकम। तो क्या एंटर नहीं होता बच्चों, एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट तो ऐसे खर्चे बच्चों जो कभी कभार होता है बच्चों, जो रूटीन नहीं है, उसको एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं बच्चों, नॉर्मल एबनॉर्मल। जो रूटीन खर्चा बच्चों वो नॉर्मल है, रूटीन से हट कर बच्चों थोड़ा खर्चा एबनॉर्मल। बच्चों स्टोरेज कॉस्ट, गोदाम का खर्चा बच्चों। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी देखभाल करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंटेड है उसका खर्चा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन सैलरी, ये सब बच्चों। और इंटरेस्ट और लोन, ये बच्चों कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बच्चों। बस बच्चों स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए बच्चों देयर इज 2 मेथड है। ठीक है बच्चों, फीफो मेथड होता है, फीफो मेथड। फीफो मतलब द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बच्चों जो चीज आपने पहले खरीदा वो पहले बेचो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन पहले आया, फर्स्ट आउट पहले गया। यानी जो चीज आप पहले खरीदते बच्चों वो पहले आपको सोल्ड करना है, बेचना है। ठीक बच्चों, पुराना स्टॉक पहले आप बेचो, बाद में नया वाला बेचना बच्चों। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। At which rate the stock are valued under the FIFO? The stock are valued under FIFO method, the rate of the latest purchase price. Latest आपने जो अभी करंटली बच्चों जो परचेज प्राइस किया है उस पे वैल्यू करते हो। At which rate the stock is valued? Weighted average method. Weighted average मतलब बच्चों इसमें क्या था, जो पहले आया हो ओल्ड लॉट पहले बेचने, ओल्ड लॉट बाद में न्यू लॉट। और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, एवरेज मतलब बच्चों नया पुराना सब मिक्स कर दो, जो कॉकटेल नया पुराना मिक्स करके एक साथ बेचते रहो, उसको बच्चों वेटेड एवरेज। स्टॉक आर वैल्यूड अंडर द वेटेड एवरेज मेथड एट द रेट विच इज द वेटेड एवरेज ऑफ द ऑल परचेज। आपको मैथ्स का जब मैंने सम कर रहा था बच्चों तो मैंने कुछ किया था वेटेड एवरेज मेथड, कुछ याद करो बच्चों। वेटेड एवरेज मेथड एक्स और डब्ल्यू एक्स निकाला था बच्चों, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू कुछ किया था बच्चों, वेटेड एवरेज। हाँ, तो वेटेड एवरेज मेथड में बच्चों इसका वैल्यू करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द परचेज कॉस्ट। फीफो में बच्चों परचेज कॉस्ट का वैल्यू करते हैं और वेटेड में बच्चों लोग एवरेज लेते हैं। ओल्ड प्राइस था बच्चों 10 रुपये, 100 रुपये। ओल्ड लॉट का प्राइस था बच्चों 100 रुपये, न्यू लॉट का प्राइस है 150 रुपये। ओल्ड है 100, न्यू है 150.2। 250 है बच्चों, 250.2 यानी 125 ये एवरेज का। फीफो में बच्चों जितने आप खरीदते हो उस पर वैल्यू करते हैं। वेटेड में क्या करते हैं बच्चों, एवरेज निकालते हैं, पुराना लॉट का कितना प्राइस है बच्चों और नया लॉट का प्राइस कितना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो बच्चों। ओके, दैट इज एवरेज प्राइस। ठीक है बच्चों, ये था आपका बच्चों AS2 बच्चों। क्या बच्चों ये AS2 है। ठीक है, अब एक बच गया बच्चों AS9। ठीक है, तब ये दोनों वीडियो को अच्छे देखोगे बच्चों। कल का वीडियो था ज़्यादा स्किप किया नहीं बच्चों, ताकि आप थोड़ा सा आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर लो बच्चों। ओके।